नमस्कार। आज मैं चर्चा करना चाहूंगा डिसलिपिडीमिया या बढ़े हुए ब्लड कोलेस्ट्रॉल या बढ़े हुए ब्लड लिपिड्स के बारे में। जैसा कि हम सभी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक या हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड लिपिड्स लेवल या ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति से कहीं गुना ज्यादा होती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की एक सामान्य मात्रा शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर इसकी अधिकता है तो हृदय रोगों के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर इसका लेवल बहुत कम है तो भी वो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। तो उसमें हमारे शरीर की जो विभिन्न सेल मेम्ब्रान्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं, न्यूरॉन्स के जो फंक्शनिंग की कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाती है, जो नर्व सेल्स हैं वो एक्टिव नहीं रहती हैं। मरीज को यादाश्त की शिकायत हो सकती है, ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो सकती है पेशेंट्स के लिए, और जो स्किन का ग्लो है, स्किन की चमक है वो जा सकती है। लेकिन आज मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के विषय में, क्योंकि मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूं और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय के लिए बहुत ही खतरनाक या बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। तो जब भी हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स कराते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स निकल के आते हैं जिनके की बारे में आम जनमानस या पेशेंट्स की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल की। तो अगर आपके शरीर का टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है। दूसरे पैरामीटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, या इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही मुख्यतः जिम्मेदार होता है जो रक्त धमनियां होती हैं, शरीर में जो धमनियां होती हैं जिनमें कि खून का या ब्लड का प्रभाव होता है, उसमें थक्के जमाने के लिए जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही जिम्मेदार होता है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की अधिकता की वजह से ही जो हृदय की धमनियां होती हैं, जो कि हृदय की मांसपेशियों को रक्त की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई करती हैं, उसमें थक्के जमते हैं जो कि आगे जाके भविष्य में हार्ट अटैक या एंजाइना के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम रखना चाहिए, और अभी की जो आजकल की आधुनिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, चाहे वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हो या फिर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हो, उनके अनुसार एलडीएल की मात्रा आपके शरीर में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पैरामीटर जो कि है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का कार्य है शरीर में बढ़े हुए लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल को वापस ब्लड से ले जाके लीवर में इसको रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है, और लीवर से ये फिर ये शरीर से बाहर जो है मेटाबॉलिज्म के द्वारा निकल जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको हृदय रोग होने की संभावना घट जाती है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक सामान्य जो है मेल में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और एक सामान्य जो है फीमेल में जो है इसकी मात्रा 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, जो कि है सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल, जो कि ब्लड रिपोर्ट्स में जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स हम कराते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो सीरम ट्राइग्लिसराइड ये भी एक लिपिड्स का फॉर्म है, फैट का फॉर्म है, वसा का फॉर्म है, रूप है वसा का, और इसका मुख्य कार्य होता है कि जब हमारे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जब वो खत्म हो जाता है तो ट्राइग्लिसराइड को बॉडी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती है, इस्तेमाल करती है शरीर को ऊर्जा देने के लिए जब हमें कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जो है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा शरीर में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये फर्दर ट्राइग्लिसराइड कन्वर्ट हो जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल में, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या कोई ऐसी दवाएं हैं जिनसे कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि विभिन्न शोधों में ऐसी कोई दवा नहीं मिली है अभी तक कारगर, जो कि पूरी तरीके से जिससे ये सिद्ध हो सके कि उसको लेने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। अभी तक शोधों के अनुसार सिर्फ यही स्पष्ट है कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना पड़ेगा, हमें अपने दैनिक दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना है, और हरी सब्जियों और कलरफुल फ्रूट्स का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। अब अगर हम बात ट्राइग्लिसराइड्स की करें तो ट्राइग्लिसराइड्स मुख्यतः शरीर में जो है अनहेल्दी डाइट की वजह से बढ़ते हैं। अगर हम सैचुरेटेड फैट्स
या कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जैसे कि आलू या चावल का सेवन ज्यादा करते हैं तो शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। खासतौर से इंडियन पेशेंट्स में ट्राइग्लिसराइड काफी बढ़ा हुआ मिलता है, तो ऐसे में मैं सलाह देता हूं कि हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और आलू और चावल का सेवन कम से कम करें, और जो जनरल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के तरीके हैं उनका अपनी लाइफ में जो है अडॉप्ट करें और उनको शामिल करें। तो अब सवाल उठता है कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली बात तो है कि हमें कोलेस्ट्रॉल को अपने बढ़ने ही नहीं देना है। तो इसको बढ़ने से रोकने के लिए या बढ़ने से प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो जिम्मेदार है वो है डाइट या खान पान। तो अगर हम डाइट में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना कम रहती है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे सनफ्लावर हो गया या फिर सैफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे सरसों का तेल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया। तो अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल के डिस्टर्ब होने के चांसेस जो है कम रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सैचुरेटेड फैट्स है, सैचुरेटेड फैट जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं, जैसे देसी घी हो गया, पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, इनका प्रयोग हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। और रिसेंट गाइडलाइंस के अनुसार जो भी हमारा टोटल फैट का कंजप्शन एक दिन में है उसमें 10% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं होने चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट्स हमें कम लेने हैं और पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें ज्यादा लेने हैं। अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि जो फिश ऑयल में होते हैं या जो ड्राई फ्रूट्स में होते हैं उनका भी सेवन हम कर सकते हैं। और ये रिकमेंडेड है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि 1 मुट्ठी भर जो है ड्राई फ्रूट्स हमें जो है प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। और डाइट में जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो 0 कैलोरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि स्वीट बेवरेजेस हो गई, कोका कोला हो गई, या फिर जो है डिफरेंट टाइप के ड्रिंक्स हो गए, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, वो उनका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। और जो होल ग्रेन्स का जो है इस्तेमाल हमें अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। कलरफुल फ्रूट्स का इस्तेमाल हमें अपनी डाइट्स में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों में ये मान्यता है कि अल्कोहल लेने से जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर देना चाहूंगा कि जो रिसेंट गाइडलाइंस है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, उसके अनुसार एक मेल को या आदमी को एक दिन में 2 पैक्स पर अ डे अलाउ है, जिसमें कि 30 ml इज इक्वल टू 1 पैक ऑफ अल्कोहल, एंड फीमेल में 1 पैक पर डे दैट इज 30 ml पर डे अलाउड है। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेल व्यक्ति के लिए या पुरुष के लिए 2 पैक पर डे एक दिन में ले सकता है अल्कोहल, और फीमेल 1 पैक पर डे एक दिन में ले सकती है। अगर इससे ज्यादा लेते हैं तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, चाहे हम बात कोलेस्ट्रॉल की करें, चाहे लिपिड्स की करें, या शरीर पर पड़ने वाले अन्य दुष्प्रभावों की करें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरा सबसे जरूरी कदम है वो है मोटापे को नियंत्रण में रखना। और मोटापे को हम कैसे नियंत्रण रखेंगे? अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर व्यायाम कर रहे हैं, अपनी डाइट पे कंट्रोल रख रहे हैं, तो हमारा मोटापा नियंत्रण में रहेगा। और खास तौर से जो हमारे भारतीय देश में या हमारे देश में जो पेट का मोटापा जिसको हम कहते हैं तोन निकलना, ये ज्यादा प्रचलित है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक पुरुष व्यक्ति की जो है कमर की गोलाई जो है 102 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, और एक जो है स्त्री की कमर की गोलाई 88 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, और हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 19.5 से 24.9 के बीच में मेंटेन रहे, और हमें मोटापे की समस्या से ग्रसित ना होना पड़े। क्योंकि अगर हमारा वजन ज्यादा होगा हमारे हाइट के अनुसार, तो हमारे शरीर में ये देखा गया है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी सामान्य की मात्रा से ज्यादा पाया गया है। तीसरी चीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है व्यायाम। प्रत्येक व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम अवश्य करे। और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 30 मिनट जो है हाई इंटेंसिटी से लेके मॉडरेट टू लो इंटेंसिटी जो है व्यायाम करना चाहिए, जिसमें कि 50% से ज्यादा जो पार्ट जो है वो हाई इंटेंसिटी व्यायाम के लिए उसके लिए रखना है। और एक सप्ताह में कम से कम 5 दिन इसको अवश्य करना है। तो 5 दिन 30 मिनट के हिसाब से टोटल जो है 150 मिनट प्रति सप्ताह एक व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम अवश्य करना है।
और हमारे जो वैदिक सभ्यता के अनुसार बहुत सारे और भी व्यायाम के तरीके हैं, खासतौर से जो योगा है, योगा प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने लाइफ स्टाइल में लाना है, अपनी दैनिक जीवनचर्या में उसके लिए शामिल करना है। और कोशिश हमें करनी कम से कम जो है 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक प्रतिदिन हम जो है योगा करें। अच्छा, जो व्यायाम हम करें उसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे साइकिलिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, इनको हमें जो है ज्यादा करना है इन कंपैरिजन टू जो वेट लिफ्टिंग या जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं कि काफी ज्यादा वजन उठाना, उनकी तुलना में हमें एरोबिक एक्सरसाइजेज को प्राथमिकता देनी है। अगर इन सब के बावजूद भी अगर हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित नहीं होता है तो फिर हमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने वाली दवाओं का सेवन करना है। लेकिन हमें दवाओं का सेवन तभी करना है जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल कम से कम 3 से 6 महीने तक डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और मोटापे को कंट्रोल करने के सभी तरीके अपना चुके हैं, फिर भी हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल लेवल में नहीं आ रहा है, तभी हमें दवाओं का सेवन करना है। दवाओं के सेवन के लिए भी गाइडलाइंस बिल्कुल बहुत ही क्लियर है कि हमें दवाओं का सेवन कब करना है। अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, खासतौर से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा आ रहा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसकी उम्र 40 से 75 साल के बीच में है तो भी उसको, और उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी उसको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, उसकी उम्र 40 से 75 वर्ष के बीच में है, लेकिन अगर उसको हार्ट बीमारियों के या हार्ट डिजीज के लिए जो अदर रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रसित है, उसको मोटापा है, वो स्मोकिंग कर रहा है या उसको फैमिली हिस्ट्री है जो है हार्ट डिजीज की, तो ऐसे कंडीशन में भी या ऐसी अवस्था में भी अगर उस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेने की जरूरत है। और अगर 40 से 75 वर्ष की अवस्था में मरीज के लिए अगर डायबिटीज नहीं है और रिस्क फैक्टर्स भी कम है, लेकिन अगर उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में भी उसको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेने की जरूरत है। कुछ व्यक्तियों में जो जन्मजात कुछ बीमारियां होती हैं जिनको फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया कहा जाता है, तो उन कंडीशंस में भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेने की जरूरत है, क्योंकि उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर हम संक्षेप में अपनी चर्चा को खत्म करें तो मेरा सबको यही सुझाव है कि आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से शारीरिक व्यायाम करें, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में या दैनिक दिनचर्या में जो है शामिल करें और अपने मोटापे को नियंत्रित रखें, जिससे कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहे। अगर इन सब तरीकों को अपनाने के बाद भी अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित नहीं रहता है और आपकी जो रीडिंग्स हैं नॉर्मल से ज्यादा होती हैं और वो कोलेस्ट्रॉल की दवाओं को नियंत्रित करने वाली श्रेणी में आती हैं, तो आप अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलकर या अपने चिकित्सक से मिलकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाली दवाओं का सेवन करें। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय और स्वस्थ रहे। धन्यवाद।